हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ऐसे राइटिंग करेंगे जिसका टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा और बहुत ही डिबेटेबल इशू है। ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसने इस टॉपिक से रिलेटेड इस इशू पे जो है हियरिंग करी थी और ये हियरिंग जो है 10 दिन तक चली थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला इस पर सुरक्षित रखा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। तो सबसे पहले ये जो पूरा इशू है इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कहाँ से जो है सेम सेक्स मैरिज की लीगल मैरिज का जो रिकॉग्निशन है उसकी डिमांड आई। तो 2018 का जो नवतेज सिंह जौहर वाला केस था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड है ना, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। मतलब कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगल बता दिया गया था। और इससे पहले जो है इसी सेक्शन में इसको क्या बोला गया था कि अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में रहता है तो उसको पेनलाइज करेंगे, उसके लिए पिनल प्रोविज़न था सेक्शन 377। बट 2018 के केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, इस सेक्शन को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया और सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो अब हुआ क्या, अब इसमें क्या हुआ, इसके बाद जो ये जो कम्युनिटी थी LGBTQ+ कम्युनिटी थी, इनको ये होप हुई थी कि अब जो हमारी मैरिज है उसको भी लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा और उसी के लिए इन्होंने बहुत सारी पेटिशंस फाइल की थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये बोला था कि मैरिज जो है वो बायोलॉजिकल मैन और वुमन के बीच में ही होती है, मैरिज के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो इस कम्युनिटी को इंक्लूड करे। तो इसी के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और वो लोग उस पर ये इशू था उनका कि क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है इस पर। तो यहाँ पे मैंने इस ऐसे के रिगार्डिंग में हेडिंग्स लिखी है कि किन किन हेडिंग्स के अंदर इस पे ऐसे लिखने को आ सकता है। तो पहला मैंने लिखा है कि ऐसे ऑन सेम सेक्स मैरिज, लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, शुड सेम सेक्स मैरिज बी लीगलाइज्ड इन इंडिया, सेम जेंडर मैरिज अ थ्रेट और ब्लेसिंग फॉर द रीयूनियन ऑफ टू पीपल। अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सेम सेक्स मैरिज इज द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम सेक्स। तो सेम सेक्स मैरिज क्या है कि उस ऐसी मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करना जो कि सेम सेक्स वाले पीपल में हुई है, मतलब कि लड़का लड़का के बीच में, लड़की लड़की के बीच में। इट ग्रांट्स सेम सेक्स कपल्स द सेम लीगल एंड सोशल रिकॉग्निशन, राइट्स एंड privileges that are traditionally associated with marriage, including property right, inheritance right, and the ability to make decisions for each other in medical emergencies। तो ये क्या ग्रांट करेगा, सेम वैसा स्टेटस ग्रांट करेगा इन कपल्स को जो कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन वाली मैरिज के अंदर होता है, और साथ ही में इनको वो सारे राइट्स देगा जो कि एक नॉर्मल मैरिज के अंदर होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, इनहेरिटेंस का राइट होगा, मेंटेनेंस होगा, चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने के राइट्स होंगे, मेडिकल इमरजेंसीज में एक दूसरे के लिए डिसीजन लेने के राइट्स होंगे। तो ये सारे राइट्स मिलेंगे अगर इनकी मैरिज जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज होती है। तो Recently, the Supreme Court heard multiple petitioners' request for legal recognition of same-sex marriages under the Special Marriage Act 1954 and making the law gender neutral। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी रिसेंटली मैंने बोला था कि 10 दिन तक इसकी हियरिंग चली थी। तो किस पे चली थी, इनकी डिमांड क्या थी, जो सेम सेक्स मैरिज है ना उसको आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लीगली रिकॉग्नाइज करो। मतलब कि अगर कोई ऐसा कपल है और वो शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर जाके अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकता है और अपने आप को लीगली वेडेड बोल सकता है। और उन्होंने क्या बोला था साथ में कि लॉ को जो है वो क्या करो, जेंडर न्यूट्रल करो, मतलब कि लॉ सबके लिए बराबर है, ऐसा कोई जेंडर वाला डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। द राइट टू मैरी इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज ईदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू मैरी जो है उसको ऐसे कोई फंडामेंटल राइट नहीं माना गया और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। However, same-sex marriage is not legalized in India, though marriage is regulated through various statutory enactments. Its recognition as a fundamental right has only developed through judicial decisions of India's Supreme Court। ठीक है, तो मैरिज जो है बहुत सारे स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट जैसे अपना हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, तो इनके थ्रू रेगुलेट होती है और मैरिज को एज सच फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उसमें इसको एज अ फंडामेंटल राइट जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना हमारा, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई भी लॉ डिक्लेयर कर देती है तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस यही कह रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, PIL filed by 2 LGBTQ plus couples arguing that the state's refusal to recognize them as married violated their constitutional rights and also violated their fundamental right to live with dignity। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि LGBTQ+ क्या होता है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है और बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बायसेक्सुअल, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर और Q का मतलब होता है क्वेयर कम्युनिटी। और ये जो प्लस है, प्लस का मतलब और इन जो अपन ने ये चारों पांचों की बात की, इन के अलावा और भी सेम ऐसे कोई लोग हैं जो कि बड़े स्ट्रेंज और अनयूजुअल से हैं, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दो उनको हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, पर प्लस के अंदर वो सारे लोग इंक्लूड है जो कि इनके जैसे हैं या इनकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो PIL जो है वो किसने फाइल की थी कि 2 LGBT कपल ने वो आर्ग्यू कर रहे थे कि स्टेट जो है रिफ्यूज़ कर रही है उनको उनके मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और इससे क्या हो रहा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। द फर्स्ट पेटिशन वॉज फाइल्ड। अब इसका पूरा अपन बैकग्राउंड देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इस पर पेटिशंस फाइल हुई और कैसे ये जो केस है, ये जो इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिससे कि 5 जजेस की बेंच बिठानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को। द फर्स्ट पेटिशन वॉज फाइल्ड बाय अ कपल who have been together for almost a decade. Second petition was filed by a couple who have been in a relationship for 17 years and are raising children together. However, their lack of marriage status indicates under India's 1954 Special Marriage Act are pending in state level high courts in Delhi and Kerala। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देखा कि कैसे PIL फाइल्स हुई और उनमें क्या क्या डिमांड है और क्या क्या वो लोग चाहते हैं कि उनको किस तरह का स्टेटस मिलना चाहिए और उनको क्या सारे राइट्स मिलने चाहिए। अब इसके बाद केस लॉज देखते हैं। इन नवतेज सिंह जौहर 2018 केस, डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी बाय स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ IPC। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कम्युनिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप एंड टू द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, guarantees the choice of whom to partner with the ability to find fulfillment in sexual intimacies and etc। तो नवतेज सिंह जौहर जो अपन ने पहले भी अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, और इसी के बाद जो है इस कम्युनिटी को एक होप हुई थी कि हमारी जो है मैरिज को भी लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा और हमें भी सारे राइट्स मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा था कि ये जो कम्युनिटी, इनको भी इक्वल सिटीजनशिप का राइट है और इनको भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और उसी के अंदर इनके पास राइट है कि ये अपनी चॉइस का पार्टनर चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। इन KS पुट्टास्वामी 2017 केस, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडिंग बॉडीली ऑटोनॉमी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड दस इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। तो पुट्टास्वामी जो ये राइट टू प्राइवेसी केस के नाम से फेमस है ये केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 21 जो है उसका पार्ट है ये लाइफ एंड लिबर्टी, और उसके तहत जो है इन लोगों के पास भी राइट है कि ये अपनी पसंद का जो है पार्टनर और ये सब चुन सकते हैं, और ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड बॉडीली ऑटोनॉमी है इन लोगों के पास, तो इन लोगों के पास फ्रीडम है, ये चूज कर सकते हैं। आफ्टर दीज जजमेंट्स देयर वाज होप दैट सेम सेक्स मैरिजेस वुड बी लीगलाइज्ड, बट दैट हैज़ नॉट बीन द केस। Prompting a group of 18 same-sex Indian couples has petitioned the country's Supreme Court to legalize same-sex marriage। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो भी ये ऐसे कपल थे, जो भी ये जो कम्युनिटी थी, इन लोगों को क्या हो गया था, एक होप हो गई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जो है शायद हमारी मैरिज को भी जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज कर ले। और इसी के कारण जो है 18 जो सेम सेक्स इंडियन कपल्स है, उन 18 कपल्स ने जो है पेटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप सेम सेक्स मैरिज को भी लीगलाइज कर दो इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इंडिया इज बिलीव टू बी होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LGBTQ+ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हु यूज द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किन्से स्केल टू एस्टिमेट दैट इट नंबर्स अराउंड 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डाटा है कि
LGBTQ+ कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में ही है। और जो ये किन्से स्केल है उसके अंदर एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, उसकी 10% जो है LGBTQ+ कम्युनिटी है हमारे इंडिया के अंदर। येट द कंट्री रिमेन्स कंजर्वेटिव ऑन दिस कम्युनिटी। इन 2020 अ प्यू रिसर्च सेंटर स्टडी रिपोर्टेड दैट 37% ऑफ रिस्पोंडेंट इन इंडिया said that homosexuality should be accepted by society, up from 15% in 2014। तो जो ये पीयू रिसर्च सेंटर है इसकी स्टडी ने क्या बोला कि जब इसने 2020 में अपनी जो है स्टडी करी उसमें क्या रिपोर्ट आई थी कि 37% जो रिस्पोंडेंट है जिनसे इन्होंने क्वेश्चन रेस किया था, उन्होंने ये बोला कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको इंडिया के अंदर जो है वो क्या कर देना चाहिए, लीगलाइज कर देना चाहिए इनके मैरिज को, और ये जो है सोसाइटी जो है इन लोगों को एक्सेप्ट करेगी। और जब इसने 2014 में जब इन्होंने सर्वे किया था तो उस टाइम ये जो परसेंट था ये 15% था, लेकिन 2020 में जो है ये परसेंट इंक्रीज हो गया और ये 37% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ टोटल 33 कंट्रीज रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज एंड हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, आउट ऑफ विच द नीदरलैंड वाज द फर्स्ट इन 2001। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं, अभी तक 33 कंट्रीज ऐसी है जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज को जो है लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, जिसमें से नीदरलैंड जो थी वो पहली ऐसी कंट्री थी जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। ताइवान इज द ओनली एशियन कंट्री टू हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ओनली एशियन कंट्री कौन सी है? ताइवान एक ऐसी एशियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। इफ इंडिया लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इट वुड बी द 34th कंट्री टू डू सो। अगर इंडिया भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देती तो इंडिया कौन सी नंबर की कंट्री बनेगी? 34th नंबर की कंट्री बनेगी। उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि अभी तक हमने देखा कि सेम सेक्स मैरिज क्या है, कैसे इसकी डिमांड आई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से केस के थ्रू जो है ये डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हुई है इंडिया के अंदर। उसी के साथ हमने ये देखा कि LGBTQ+ कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी होती है। अब मैंने यहाँ पे इस ऐसे के अंदर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है, मैंने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बताया है, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे जो है वो पता नहीं कौन से वे में पूछ ले, क्या पता आपको फेवर में पूछ ले या अगेंस्ट में पूछ ले या फिर कुछ और ही पूछ ले, तो उसमें आपको अपना ओपिनियन देना हो। तो मैंने इसमें दोनों चीज़ें बताई है, फेवर की भी बताई है, अगेंस्ट की भी बताई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर लेना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर। पहला है राइट टू प्राइवेसी। द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्राइवेट पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये वही बात कर रहा है कि जो हेमोसेक्सुअलिटी और जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके पास क्या राइट टू प्राइवेसी है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो आप ये फेवर में लिख सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके अगेंस्ट में, जो कि आर्टिकल 15 का वायलेटिव है, कि उनको जो आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, तो उसका भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट्स दैट सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, custom, culture cannot be used to curb a person from asserting his fundamental and constitutional right। तो यहाँ पे वही बात है जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा सोसाइटी ऐसा नहीं है, अभी तक हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं हुए हैं कि ऐसी चीज़ को हम अडॉप्ट करें, ये हमारा पूरा जो मैरिज का सिस्टम है उसको पूरा ख़त्म कर देगा, एक अलग ही तरीके सोसाइटी कल्चर डेवलप होगा। तो ये वही बात कर रहा है कि ह्यूमन राइट जो है वो ये कह रहा है कि जो जो किसी का भी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है ना, उसको कोई भी किसी भी सोसाइटी का ट्रेडिशन कल्चर जो है उसको कर्ब नहीं कर सकता। सर्टेनली दिस इज नॉट एन ओवरनाइट फेनोमेनन, ये 4th पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट फेनोमेनन, वी आर अ सोसाइटी वेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड निकाह हलाला वॉज कंसिडर्ड अ रिलीजियस ऑर्डर। तो वही है कि इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप आज सोचो और कल लीगलाइज हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये कपल जो है एज ए नॉर्मल कपल जैसे रहने लग जाए। टाइम लगेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे सती प्रैक्टिस और निकाह हलाला को टाइम लगा था, वैसे इस चीज़ को भी वक्त लगेगा। 5th पॉइंट पढ़ते हैं, डूइंग अवे विद डिस्क्रिमिनेशन, द सेम सेक्स कम्युनिटी नीड्स एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ दैट एम्पावर्स देम टू बिल्ड प्रोडक्टिव लाइव्स एंड रिलेशनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो वही है, इनके अगेंस्ट कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि इनको डिस्क्रिमिनेट ना करें।
The sixth and the last point, letting the society evolve. Society has to imbibe the doctrine of progressive realization of rights and it cannot be forcibly convinced by law. वही है कि प्रोग्रेसिव जो है सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर की होनी चाहिए और विद द टाइम वो इवॉल्व होती रहनी चाहिए. तो 6 पॉइंट यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि उसको किसी भी लॉ के थ्रू जो है आप उसको फोर्स करो और उस सोसाइटी को प्रोग्रेस होने से रोको. अब आता है आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट. First, legalizing same-sex relationships will create imbalance in the social fabric, leading to widespread consequences of the social and family systems. तो यही है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देते हैं तो ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी सोसाइटी के अंदर. और साथ ही में जो हमारा फैमिली सिस्टम है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोग बच्चे अडॉप्ट करेंगे, फिर वही वो सारी चीज़ें देखेंगे, नहीं पता कौन मदर है कौन फादर है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो बच्चे उस माहौल में कैसे बड़े होंगे, तो उससे अपनी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और फैमिली सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन इज़ अ सेक्रेड यूनियन, अ सैक्रामेंट एंड अ संस्कार इन इंडिया. जैसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं कि मैरिज जो है वो क्या है, एक सैक्रामेंट और एक संस्कार है. तो ये जो है मैरिज को एक बहुत ही प्योर चीज़ माना गया है अपने जो जितने भी धर्म और ये सारे एक्ट्स वगैरह इन सब के अंदर. तो ये उसके अगेंस्ट है क्योंकि यहाँ पे मैन एंड वुमेन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैन मैन वुमेन वुमेन है. जबकि अपने इंडिया के अंदर क्या है, अपने जितने भी धर्म में जितने भी अपन एक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर मैन एंड वुमेन, मतलब कि एक बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल वुमेन होनी चाहिए, तभी वो मैरिज जो है वो एक वैलिड मैरिज होती है. अदरवाइज वो वैलिड मैरिज नहीं होती. तो यहाँ तो वैलिड मैरिज की तो बात ही नहीं उठ रही क्योंकि यहाँ तो लड़का लड़का लड़की लड़की से शादी करने वाले हैं. थर्ड आता है डेफिनेशन ऑफ स्पाउस. इन अ सेम सेक्स मैरिज इट इज नीदर पॉसिबल नॉर फिजिबल टू टर्म ऑन one as husband and the other as wife in the context of the legislative scheme of various personal laws. तो वही वाली चीज़ है कि हम किसको हस्बैंड मानेंगे किसको वाइफ मानेंगे. हमारे जो पर्सनल लॉज के अंदर डिफाइन है ना कि ये हस्बैंड होगा ये वाइफ होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सेम सेक्स मैरिज में कौन तो हस्बैंड है कौन वाइफ है, जस्ट लाइक कौन मदर है एंड कौन फादर है. तो ये डिटरमाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट है सेम सेक्स मैरिज के अंदर. Fourth one, against cultural norms. The social order in our country is a religion based, which with procreation as an obligation for the execution of various religious ceremonies. तो ये क्या हुआ कि मतलब हमारे हमारे रिलीजियसली हम लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन है तो वो क्या है, शादी मतलब क्या है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड होना. और ये प्रोक्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं, कुछ ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज होती है जिनके लिए बच्चों का होना बहुत ज़रूरी होता है. बिना बच्चों के वो रिलीजियस सेरेमनीज जो है वो पूरी नहीं की जा सकती. तो ये बोल रहे हैं कि ये कल्चरल नॉर्म के अगेंस्ट हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करते हैं या लीगलाइज करते हैं. तो फिफ्थ कहता है वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज. रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वुड रिजल्ट इन अ वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल एज वेल एज कॉडिफाइड लॉ प्रोविजंस. मतलब वही है जितने की पर्सनल लॉज है, मतलब कि मुस्लिम का अपना अलग लॉ है, हिंदूज़ का अलग लॉ है, बाकी के जो है इंटरकास्ट करना चाहते हैं वो अपने स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं. तो सबके अलग अलग लॉज हैं, हर धर्म का अपना एक अलग लॉ है और उनके उनके जो रीति रिवाज है उनके लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो ये उनके जो ये पर्सनल लॉज का वायलेशन हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करते हैं. तो सिक्स कहता है नवतेज केस डिड नॉट मेंशन मैरिजेस. जो 2018 का केस है सबसे मेन जड़ ये वाला केस ही है. 2018 नवतेज सिंह जौहर जजमेंट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी बट इट डिड नॉट मेंशन लेजिटिमेट सेम सेक्स मैरिज. सॉरी मैंने यहाँ मैरिज की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख पाई मैं. तो ये जो नवतेज वाला जो केस है इसने इसमें ये प्ली दी गई कि जो ये केस था ना इसमें सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया. उसको डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके बीच की शादी को भी हम वैलिड मान दें, हम इनके बीच की शादी को भी वैलिड मान लें. सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया, मतलब कि अगर कोई सेम सेक्स कपल है और वो रिलेशनशिप में है तो उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है उसको हम वैलिड मान रहे हैं. पहले हम उनको पनिशमेंट देते थे और उनके अगेंस्ट पिनल प्रोविजंस लगते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा. बस इससे सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही है, इस केस का मतलब यही है. इस केस का मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी शादी को भी मंजूरी दे दी.
7 कहता है एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरीली रिलीजियसली एंड सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैन ओनली हैपन थ्रू द लेजिस्लेचर एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। और ये सबसे बड़ा कंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर कोई भी डेविएशन है, मतलब कोई भी शिफ्ट होगा, अगर ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर कोई भी ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करना होगा जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो स्टैट्यूटरी वाइज हो, चाहे वो रिलीजियस वाइज हो, चाहे वो सोशली वाइज हो, ठीक है, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है उनके लिए कोई कानून बनाने का जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप की बात आए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, ये पूरा अधिकार जो है पार्लियामेंट का है, जो करना है पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट तय करेगी कि उनको लीगल करनी है या नहीं करनी है। Now the last concluding part, the debate on the legal recognition of same-sex marriages in India continues to be a contentious issue with the government and petitioners presenting opposing views। तो ये जो डिबेट है ये कंटिन्यू है और जो गवर्नमेंट और पेटिशनर जो अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं इसके ऊपर। However, given the complex social, culture and legal consideration, any decision regarding same-sex marriage should be carefully evaluated to ensure that it is inclusive and respects individual rights। कोई भी डिसीजन लो तो वो क्या होना चाहिए, केयरफुली लो भाई, अच्छे से हर चीज़ को इवैल्यूएट करके ही लेना है ताकि वो इंश्योर करे सबके राइट्स को इंश्योर करे और किसी का भी राइट जो है वायलेट ना हो। अल्टीमेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अराइव एट अ बैलेंस एंड जस्ट सॉल्यूशन दैट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन। मतलब जो अल्टीमेट एम है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा बैलेंस्ड सोल्यूशन होना चाहिए जिससे कि सबकी इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर हो सके, किसी के अगेंस्ट भेदभाव नहीं हो सके रिगार्डलेस कि वो कौन से सेक्स है, मतलब कि उनका कौन सा जेंडर है, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे गे है, लेस्बियन है, चाहे ट्रांसजेंडर है, चाहे कीर कम्युनिटी है, चाहे कोई भी हो। Lastly, same-sex marriage is a social idea whose time for legal recognition is yet to arrive. Let it socially evolve before it can be legislatively recognized। ये मैंने खुद से लिखा है, तो ये मुझे अच्छी लगी ये लाइन, तो मैंने यहाँ लिख दी, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है, ये जो आइडिया जो है ना, इसको लीगल रिकग्निशन मिले उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोशली इवॉल्व भी हो, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर सके, इस चीज़ को वो लोग इम्बाइब कर सके कि हाँ ऐसी मैरिजेस जो हैं ये नॉर्मल है और ऐसे लोग भी नॉर्मल हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि ये जो मैं जितने भी ऐसे जो है लेके आती हूँ वो आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कराता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है जिससे कि हाँ अगर ऐसा कोई टॉपिक आए तो हम कैसे अपने निबंध को तैयार कर सकते हैं। प्लस इसमें आप आपके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, बस आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके अच्छे से ऐसे लिखने के अंदर। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you so much.